हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है न्यूटन फिजिक्स क्लासेस में, जो कि हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शादाब सर, आपका बायोलॉजी फैकल्टी। और आज हम लोग बात करेंगे अपना जो हमने इससे पहले जो भी पढ़ा था प्रोकैरियोट के बारे में, मिजोसोम तक हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है, इन सब बातों को जानने के बाद, मैंने मिजोसोम को जानने के बाद आज हम लोग देखेंगे क्रोमेटोफोर के बारे में। चलिए सुनिए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। ये बात तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल बोले तो बैक्टीरिया। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये जनरली कौन शो करेंगे, ये बैक्टीरिया ही शो करेंगे, इसके अलावा और कोई और शो नहीं करता इस चीज को। क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात, इस जो यूनिवर्स में यानी इस धरती पे जो पहली बार किसी ने फोटोसिंथेसिस किया था तो उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो पहली बार फोटोसिंथेसिस शो करता था। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोकैरियोट्स में ये प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा, सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा। तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर लिया, ये चीज का जवाब देखना है। तो मैं आपसे पहले ये जान जाऊं कि बता दूं पहले कि अगर ये आपका कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो इस सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है और अंदर में सेल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है क्या? चलिए जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेल मेम्ब्रेन की, तो ये देखिए इस तरह का सेल मेम्ब्रेन, मैंने कहा था कि इनफोल्डिंग होती है। वहीं पे अगर ब्लू ग्रीन एल्गी को देखें ना, एक स्पेशल टाइप का इनफोल्डिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्लियर। क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए आप। कहना हमको ये है कि जो आपका सेल वॉल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में सारे सेल्स में, सारे बैक्टीरिया में तो मिजोसोम आपको देखने को मिलेगा ही, पर ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है उसमें और एक स्पेशल टाइप का इनफोल्डिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोफोर। कौन सा फोर? क्रोमेटोफोर। ये क्या होगा बच्चे लोगों? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे पिगमेंट्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे यहाँ पे? पिगमेंट्स। पिगमेंट बोले तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट पाया जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। क्लियर। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके पास एक स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग है जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर बोला। और ये क्रोमेटोफोर में क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। दूसरी बात कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसने शो किया था? ये हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो फर्स्ट टाइम आपको फोटोसिंथेसिस शो किया था। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि ये हमने आपको मिजोसोम और क्रोमेटोफोर के बारे में बता दिया। ठीक है। और क्या कहते हैं कि अब हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे, बैक्टीरिया का मूवमेंट, बैक्टीरियल मूवमेंट की बात करेंगे हम लोग। बैक्टीरियल मूवमेंट, बैक्टीरियल मूवमेंट। क्या बैक्टीरिया मूव करते हैं? क्या बैक्टीरिया मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? इन्हीं बातों का जवाब ढूंढेंगे हम कि मैं कह रहा हूं कि बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। क्या बोले अगर हम बोले इसको, तो बैक्टीरिया कैसे होंगे आपके पास? मोटाइल भी होंगे और नॉन मोटाइल भी होंगे। कहने का मतलब क्या है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो मोटाइल होंगे, जो मूव करेंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो मूव करेंगे उसके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा। अब फ्लैजिला क्या होता है अभी हम लोग देख लेंगे, पर फिलहाल तो ये सुनिए, यहाँ पे फ्लैजिला होगा और नॉन मोटाइल के पास फ्लैजिला नहीं देखने को मिलेगा हमें। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा, अगर फ्लैजिला नहीं है तो समझ जाए कि आपका बैक्टीरिया कैसा है? नॉन मोटाइल है। अगर फ्लैजिला की बात करें तो ये जो आपका सेल वॉल है ना, इससे एक आउट ग्रोथ होती है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है कि आउट ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड फ्लैजिला। ये क्या करता है? ये हेल्प करेगा मूवमेंट में। किसमें हेल्प करेगा बच्चे लोगों? मूवमेंट में। एक बैक्टीरिया को हिलाने डुलाने में जो जिम्मेदार है वो है आपका कौन सा है? फ्लैजिला ही है, जो आपको एक बैक्टीरिया को मूव करवाने में हेल्प करेगा। क्लियर। चलिए, और किसी किसी बैक्टीरिया में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब इसको पिलाई कहते हैं, और ये आपको मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। क्लियर। तो कौन सी बैक्टीरिया मोटाइल होती है? जिसके पास फ्लैजिला होगा वो कैसा होगा आपका? मोटाइल होगा। और जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो कैसा होगा आपका? नॉन मोटाइल होगा। क्लियर। आइए थोड़ा फ्लैजिला को समझते हैं, क्या होता है फ्लैजिला। मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये कोई बैक्टीरिया है तो इसके सेल वॉल से निकलता है एक इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला के मतलब ना तीन पार्ट, एक तो अंदर वाला हो गया तो इसको कह देंगे हम लोग बेसल पार्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बेसल पार्ट, जो कि अंदर धसा होगा। फिर तीसरा आपके पास हुक होता है, हुक, जो कि बाहर जा सकता है, हुक, और इसको फ्लैजिलम बोलेंगे। फ्लैजिलम।
ये सबसे लंबा पार्ट होगा एक फ्लैजिला का, ठीक है। एक फ्लैजिला का जो सबसे लंबा पार्ट होगा वो क्या बोल देंगे, फिलामेंट। सॉरी, यहाँ मैंने क्या लिख दिया आपके लिए, फ्लैजिला लिख दिया, तो ये फिलामेंट है। एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फिलामेंट है। क्या है बच्चे लोगों, फिलामेंट। और यही सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है एक फ्लैजिला का। क्लियर है क्या? तो ये आपको ख्याल रखना है कि एक फ्लैजिला का सबसे लंबा भाग कौन सा है, वो है आपका फिलामेंट्स। क्लियर? तो ये फ्लैजिला का काम क्या है कि इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा, ये इसको मूव करवाएगा। क्लियर? तो इतना सा बात का आपको ख्याल रखना है, कौन मूवमेंट में हेल्प करेगा, कौन मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी क्या कहता है उसकी बात करेंगे। चलिए इस स्लाइड को हटाते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी पे। नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है राइबोसोम, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, एंड इंक्लूजन बॉडी। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी की बात करेंगे हम लोग। देखिए राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम आपको पता होगा कि ये सबसे छोटा यूनिट है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ये सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका सेल ऑर्गेनल है। दूसरी बात क्या है कि ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होगा। कैसा है बच्चे लोग सुन लो, सबसे पहले कैसा होगा, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सबसे छोटा है। और दूसरी बात कि इसकी खास बात क्या है कि ये आपको ना मतलब हर जगह देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा। ये प्रोकैरियोट्स में भी होगा और एंड यूकैरियोट्स में भी होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पे भी देखने को मिलेगा ये, और यहाँ भी प्रेजेंट और यहाँ पे भी प्रेजेंट, दोनों जगह आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। कौन? आपका जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। क्लियर? और दूसरी बात ये एसोसिएटेड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मतलब ये जुड़ा होगा किससे? ये जुड़ा होगा आपका जो जुड़ा होना है ये जुड़ा होगा एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या फिर बच्चे लोगों सेल मेम्ब्रेन बोल दो। तो ये एसोसिएटेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। आइए और आगे समझते हैं हम लोग। अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को देखें ना, ये आपके पास होता है 70S टाइप। कैसा टाइप? 70S टाइप। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का टाइप है वो कैसा है? 70S। देखिए राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, एक तो 70S और दूसरा 80S। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S है और यूकैरियोटिक में आपको 80S 70S दोनों को देखने को मिल जाता है। क्लियर है क्या? चलिए अगर क्लियर है, अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S है, इसकी टाइप को देखें तो ये दो सब यूनिट से बना होता है। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरा अपने पास होगा लार्जर सब यूनिट। कौन सा यूनिट? लार्जर सब यूनिट। एक स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर। स्मॉलर सब यूनिट का जो यूनिट है इसका वो हो जाएगा 30S और लार्जर सब यूनिट जो होगा वो 40S। आप यहाँ पे जोड़ घटाने नहीं चल जाएंगे। हाँ ये क्या हो गया? चलिए ये 40S नहीं होगा यहाँ पे, ये आपके पास हो जाता है 50S। क्लियर है क्या? ये जो हमने 40S लिखा ये नहीं, ये जो 40S है ये नहीं, आपके पास चलिए 50S। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है 30S एंड 50S। कहने का क्या मतलब है कि अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को तोड़ा जाए तो दो सब यूनिट में टूटेगा, एक होगा स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा होगा आपका लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है उसको नाम दिया था 30S और लार्जर सब यूनिट जो 50S, और यहाँ S जो है वह स्वेडेनबर्ग को इंडिकेट करता है। क्लियर है क्या? ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बाय द टिप होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हमने देखा, यूनिट सब यूनिट को देख लिया, अब हम लोग इंक्लूजन बॉडी को देखेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में? इंक्लूजन बॉडी। तो आप लोग लगाइए हेडिंग इंक्लूजन बॉडी से पहले थोड़ा सा एक दो टॉपिक है, जैसे ना पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसका नाम है पॉलीसोम। कौन सा सोम? पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम।
या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम। अब ये होता क्या है वो सुनिए, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। क्लियर होगा क्या, सुनिए मान लेते हैं ना ये आपका कोई आरएनए है, एमआरएनए। क्या है बच्चे लोगों, ये आपका, ये कोई आपका एमआरएनए है। अगर जब आपके एमआरएनए पे, किस पे, एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत सारा राइबोसोम अटैच्ड हो जाएगा। अगर मान लेते ये राइबोसोम अटैच्ड हो गया यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब अटैच्ड हो गया। मैंने कहा आपके ये जो आपके पास जो मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए जो होता है, उसमें अगर बहुत सारे सेवरल राइबोसोम, ये ना जो आपका राइबोसोम है, सेवरल राइबोसोम अगर अटैच हो जाता है और एक चैन लाइक, बियर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीराइबोसोम या राइबोसोम, जो कि ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। किसको, ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेट करने में काम करेगा इनटू प्रोटीन। तो ये बात का ख्याल रखेंगे, ये सब बातों का, कि पॉलीराइबोसोम क्या है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं आपके, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलीराइबोसोम क्या होता है कि सिंगल मैसेंजर आरएनए से जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। क्लियर, चलिए तो अब ये खत्म होता है आपके राइबोसोम का डिस्कशन। अब हम लोग बात करेंगे अपना इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। अब क्या है ये इंक्लूजन बॉडी, किस चीज का नाम है इंक्लूजन बॉडी, इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए हम अगर आपसे कहें कि इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या है, इंक्लूजन बॉडी जैसे जो कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म में फूड को किस फॉर्म में रखा गया है, स्टोर, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो स्टोर किस फॉर्म में करता है फूड को। इस फूड को स्टोर करने की प्रक्रिया, मतलब जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, क्या आपको कह देंगे हम लोग, रिजर्व मटेरियल है बच्चे लोगों, ये रिजर्व मटेरियल, रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म में जो आपका ये जो है वो स्टोर को, फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्लूजन बॉडी बोलेंगे। क्लियर, चलिए इंक्लूजन बॉडी का मतलब हो गया फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, जो साइटोप्लाज्म में जो आपका फूड स्टोर होगा उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, इंक्लूजन बॉडी। और इंक्लूजन बॉडी किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो स्टोर जो फॉर्म में होता है वो होता है आपके पास, देखिए ये जो मतलब साइड, मतलब जो ये जो फूड जो स्टोर होगा आपका फॉस्फेट ग्रेन्यूल के फॉर्म में स्टोर हो सकता है। ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, ये साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाएगा ये इंक्लूजन बॉडी में। उसके बाद साइनोफाइसी, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल के फॉर्म में, साइनोफाइसियन। और तीसरा आपके पास हो जाएगा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके इंक्लूजन बॉडीज हैं वो क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिक ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल फूड को जो स्टोर करेगा साइटोप्लाज्म में, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिक ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। क्लियर, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। क्लियर है क्या, चलिए तो अगर ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए, जो कुछ बैक्टीरियाज में, कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में गैस वैक्यूल देखने को मिलता है, जैसे ब्लू ग्रीन, उसके बाद पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में आपको गैस वैक्यूल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है प्रोकैरियोटिक सेल। आगे हम लोग अब देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये जो मैंने डिस्कशन किया सारा चीज बैक्टीरिया के बारे में था, सारे प्रोकैरियोटिक नेचर के थे, मतलब इंक्लूजन बॉडीज, मीजोसोम, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक था आपके प्रोकैरियोट्स की, यानी बैक्टीरियाज की। अब हम लोग जो बात करेंगे अपने सेल के बारे में बात करेंगे, मतलब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे आपका प्रोकैरियोट्स में हर चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं था, जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, न्यूक्लियस है तो पर वेल डिफाइंड नहीं है,
तो उस तरह की इनकम्प्लीट चीज़ें वहाँ मौजूद थी। यहाँ पे जब हम यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे तो हमारे यूकैरियोटिक सेल में हर चीज़ वेल डिफाइंड रहेगा, वेल स्ट्रक्चर्ड रहेगा और सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। इट्स मीन हम अपने सेल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जितनी सारी बातें की हमने वो सारी बातें बैक्टीरिया के लिए थी। जैसे प्रोकैरियोट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो बैक्टीरिया का स्टोरी स्टार्ट हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल बच्चे लोगों? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? अरे बोलो यस सर। हाँ किस कौन बोलेगा इससे? आ जाओ। यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? चलिए आप समझते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल दिखता कैसे। सबसे पहले हम बहुत बार बना चुके हैं, अभी फिर एक बार बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये आपका अगर कोई सेल है तो सेल के बाहर अगर प्लांट सेल की बात करें तो कुछ इस तरह का सेल मेम्ब्रेन दिखे, सॉरी सेल वाल दिखाई देगा आपको, और एनिमल सेल में आपको सेल वाल दिखाई नहीं देगा। और इसमें ना न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा पड़ा रहेगा न्यूक्लियस। पहला तो डिफरेंस यही है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहेगा और मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जो कुछ होना होता है सब कुछ दिखाई देगा हमें, जो भी हमें एक जो कि प्रोकैरियोट्स में दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर? चलिए प्लास्टिड भी दिखाई देगा यहाँ पे, लाइसोसोम और वैक्यूल जितना सारा कुछ है सारा कुछ। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर सेल ऑर्गेनल आपको दिखाई देगा और आपको वेल मैनर में अरेंज रहेगा। क्लियर है क्या? प्लांट सेल में बाहर सेल वाल होता है और ये सेल वाल यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सारे सेल ऑर्गेनल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है? और क्या कहते हैं कि इसके पास खुद का डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ये सारा कुछ आप देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो सबसे बाहर जो अपने पास है इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे सेल वॉल से, कि सेल वॉल होता क्या है और सेल वॉल दिखता कैसा है हमें। ठीक है? सबसे पहले तो हमने यही से स्टार्ट करना। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो पाया कहाँ जाएगा, कौन से चीज़ों में पाया था किंगडम में। ये जितना भी प्रोटिस्टा है ना, ये प्रोटिस्टा में पाया जा सकता है सेल वॉल। ठीक है? ये बात ख्याल रखेंगे। फंजाई में, ये जो फंजाई है ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका यूकैरियोटिक सेल होगा इसके पास। और जितने एनिमल्स सेल होते हैं, एनिमल्स, उसके पास कौन सा सेल होगा? यूकैरियोटिक होगा। और आपके पास प्लांट, इसके पास भी कौन सा सेल होगा? यूकैरियोटिक। अगर आपको जरा भी नॉलेज है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आर.एच. विडेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया था, जिसने बताया था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। जो 5 किंगडम उसने दिए थे, उन 5 किंगडम में से एक किंगडम जिसका किंगडम मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, ये सारे जो किंगडम है सब यूकैरियोटिक हैं। सिर्फ एक किंगडम जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, जो कि हमारे पास कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। क्लियर है क्या? चलिए इतनी सी बात अगर जान गए तो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे सेल के बारे में, जिसका नाम होगा सेल वॉल। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सेल वॉल। कौन सा, किसके सेल वॉल की बात करेंगे हम लोग? यहाँ पे सेल वॉल की बात करेंगे हम लोग प्लांट सेल की। ठीक है? क्योंकि ये प्लांट सेल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? ये आपको कैरेक्टरिस्टिक होगा प्लांट सेल का। सबसे पहले जानेंगे हम लोग सेल वॉल। ठीक है? सेल वॉल पढ़ना है तो ये आपका ना प्रेजेंट इन प्लांट सेल। दूसरा पार्ट है नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। यहां पे आपको एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? चलिए जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज से। किस चीज से बना होगा प्लांट का सेल वॉल? सेलुलोज से। ये जो भी प्लांट सेल वॉल होते हैं ये बने होंगे सेलुलोज से। ये बात भी याद रखना है आपको कि प्लांट का सेल वॉल मेनली किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। क्लियर है क्या? चलिए और बातें अगर हम बढ़ाएं आगे तो आपका जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होगा भाई। नॉन लिविंग बोले तो डेड है, और नॉन लिविंग होगा तो ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा? ये ऑब्वियसली हो जाएगा आपका रिजिड।
जो भी मरे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है। जब रिजिड है तो क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म कौन है, क्या है, इन सब बातों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि सेल वॉल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कौन कौन से मतलब ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल देखने को कहाँ कहाँ मिलेगा। सबसे पहले समझिए बात को मेरी, सेल वॉल अगर हम देखें तो सेल वॉल आपके पास प्लांट के पास होता ही होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। और ये सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, प्लांट का सेल वॉल मैं बहुत बार बता चुका आपको, ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के पास भी मैंने अभी आपको पढ़ा के लाया कि सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया का भी सेल वॉल होता है। अगर बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है तो ये किस चीज़ से बना होगा, ये बना होगा पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होगा। अगर हम बात करें फंजाई के पास भी सेल वॉल होता है, फंजाई ये बना होता है काइटिन का। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, याद होने चाहिए कि किसका सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना होगा। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि एल्गी का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है और प्लांट का सेल वॉल मेनली किस चीज़ से बना होता है। चलिए, तो एल्गी का सेल वॉल एनसीईआरटी में जिक्र है, क्या क्या है एल्गी के सेल वॉल में, तो हम लोग देख लेते हैं। एल्गी एक प्लांट है जो कि माइक्रोस्कोप भी हो सकता है और आपको मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। एल्गी सेल वॉल, देखिए जो एल्गी का सेल वॉल है वो मेनली जो बना होता है, अब वो बात करेंगे कि किस किस चीज़ से बना होता है। मान लेते हैं कि ये जो आपका एल्गी का सेल वॉल है ये आपको सेलुलोज से बना होगा। सेल वॉल तो आप जानती ही हैं, मैं सेल वॉल सेलुलोज से ही बना होता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये सेलुलोज से बना होगा, चाहे वो एल्गी का हो चाहे वो प्लांट का हो। उसके बाद ना गैलेक्टोज होगा, क्या होगा बच्चे लोगों यहाँ पे, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज हो गया। उसके बाद मेनान्स, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स। ये चार चीजें आप देखो एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एल्गी का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होगा। तो सेलुलोज तो होना ही है, ऑब्वियसली प्लांट है तो प्लांट का मेन कंपोजिशन ही सेल वॉल का क्या है, सेलुलोज है। फिर गैलेक्टोज, फिर मेनास, फिर मिनरल्स। अगर वहीं हम प्लांट सेल वॉल की बात करें, अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें, प्लांट सेल वॉल अगर हम इसकी बात करें तो भाई सेल वॉल है तो सबसे अपना सेलुलोज तो होना ही है। उसके बाद जो दूसरा होता है हेमी सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज, दूसरा अपने पास हो जाएगा हेमी सेलुलोज। और तीसरा पैक्टिन एंड चौथा प्रोटीन। ये सब हमें देखने को मिल जाएगा कहां पे, आपके प्लांट के सेल वॉल में। क्लियर है क्या? चलिए, प्लांट के सेल वॉल में पैक्टिन, प्रोटीन ये सब देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सब चीज़ एनसीईआरटी में दे रखा है और जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि किसका सेल वॉल कैसे बना हुआ है। तो सब कुछ बता दिया मैंने। अब हम लोग अपने जो प्लांट के जो मेन सेल वॉल है उसकी ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा सेल वॉल में। क्लियर है क्या? चलिए, तो अब हम लोग सेल को और आगे बढ़ाते हैं। तो हो चलिए, अभी मैंने बता दिया कि सेल वॉल किस चीज़ से बना है। तो मेरा अभी सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल है मेनली बना होता है आपके पास सेलुलोज से, ठीक है, ये सेल वॉल। फिर वही बात घूम फिर करके कैसा है ये आपके पास, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो मतलब कैसा होगा, ये रिजिड होगा। कैसा होगा ये, रिजिड मतलब बोले तो सख्त, हार्ड, ठीक है, रिजिड होगा। उसके बाद नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है तो प्रोवाइड क्या करेगा, सेफ प्रोवाइड कर देगा प्लांट सेल को, सेल को। उसके बाद प्रोटेक्शन दे देगा। ये सारी बेसिक बातें आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम सेल वॉल को देखें ना, सेल वॉल बना कैसे ये समझिए। सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल जो बना होता है, एक होता है सेल वॉल जो बना होगा आपके पास, एक को हम लोग प्राइमरी वॉल बोलेंगे, 3 लेयर से बना होता है, प्राइमरी वॉल बोलेंगे पहले को हम लोग, प्राइमरी वॉल, ठीक है। दूसरा वॉल को बोलते हैं हम लोग
सेकेंडरी वॉल कैसा होता है अभी मैं फिगर से समझा दूंगा आपको, सेकेंडरी वॉल। और तीसरा आपका हो जाएगा टर्सरी वॉल। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, टर्सरी वॉल कहने का क्या मतलब हो जाएगा वो सुनिए। प्राइमरी वॉल मतलब पहला वॉल, अगर हम बात करें ना कि मान लेते हैं ना ये अपने पास कोई सेल वॉल है, कोई सेल है, इस पर वॉल है, अब ये सेल वॉल हो गया। एक तो ये हो गया, चलिए तो ये मैंने आपको सेल वॉल का एक फिगर बनाया है, समझिए। देखिए ये जो बाहर है ना इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी वॉल बोल देंगे इसको हम लोग, प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब ये देखिए ये आपको येलो कलर का 3 दिख रहा होगा, ये 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये 3 जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, तो ये जो 3 है ना इसको हम लोग सेकेंडरी वॉल कहेंगे। इसका नाम रखेंगे S1, इसका S2 और ये S3, और ये क्या कहलाएगा अपना सेकेंडरी वॉल कहलाएगा। ठीक है, सेकेंडरी वॉल कहलाएगा। और ये जो अंदर वाला वॉल है इसको हम लोग टर्सरी वॉल कह देते हैं। अगर ये हमने देखा किसको, टर्सरी वॉल, ये आपका क्या है बच्चे लोगों, ये आपका सेल वॉल है। अगर सेल वॉल को हम देखें तो सेल वॉल फर्दर डिवाइडेड होता है 3 लेयर्स में। पहले बाहर वाला लेयर को, आउटर लेयर को क्या बोला हमने, प्राइमरी वॉल, जो कि थिन है और इलास्टिक है। कैसा है बच्चे लोगों, थिन है और इलास्टिक है। बाहर वाला थिन है, पतला है, और दूसरा इलास्टिक है। दूसरा सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल में 3 लेयर होते हैं, S1, S2 और S3। क्लियर, और ये रिजिड और हार्ड होता है। कैसा होता है बच्चे लोगों, ये रिजिड भी है और हार्ड भी है। अगर रिजिड है तो कैसा हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। ठीक है, और टर्सरी वॉल आपको ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में ही केवल देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, ये ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में आपको ये वाला चीज देखने को मिल जाएगा। तो ये सब बातों को रखेंगे ख्याल। क्या है आपका सेल वॉल। चलिए सेल वॉल को मैंने 3 वॉल में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल। सेकेंडरी वॉल भी 3 लेयर से बना फर्दर, S1, S2 एंड S3 के नाम से मैंने वहां पे डिटेल में बता के रखा है। तो क्लियर है क्या ये सब बातें। चलिए अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल को देखें ना, तो प्लांट सेल के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको मिडिल लेमिना कहते हैं। प्लांट सेल के बीचों में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेमिना। क्लियर, चलिए बात करेंगे हम लोग मिडिल लेमिना के बारे में। तो आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिडिल लेमिना से नीट में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना, मिडिल लेमिना क्या मतलब इसका, मिडिल लेमिना देखिए जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग मिडिल लेमिना कहते हैं। और ये मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम से बने होते हैं। कैल्शियम पैक्टेज एंड मैग्नीशियम पैक्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें, आपको मिडिल लेमिना में। तो मिडिल लेमिना में कैल्शियम पैक्टेज और मैग्नीशियम पैक्टेज सेमेंटिंग का काम करता है, मतलब ये एक प्लांट सेल को मजबूती प्रोवाइड करता है, प्लांटिंग का काम करता है। क्या होता है मिडिल लेमिना, लेयर प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल्स ऑफ प्लांट, लेयर प्रेजेंट between 2 cells, between 2 cell of plant। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन कि ये बना होता है क्या, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेज से, मैग्नीशियम पैक्टेज से बना होता है बच्चे लोग। कौन चीज, मिडिल लेमिना। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो सेमेंटिंग का काम करता है वो कौन काम करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सेमेंटिंग का काम करेगा एक प्लांट सेल में, एक प्लांट सेल को मजबूती देगा, सेमेंटिंग प्रोवाइड करेगा, यानी मजबूती देगा। कौन, आपके प्लांट सेल में सेमेंटिंग का काम करेगा ये मिडिल लेमिना। क्लियर,
और जब सेल डिवीजन होता है ना, वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करने में भी कौन जिम्मेदार होता है? मिडिल लेमिना। सबसे पहली बात सुनिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात कि मिडिल लेमिना होता क्या है, तो जो प्लांट सेल होते हैं ना, उसके बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग मिडिल लेमिना कहते हैं। और ये मेनली किस चीज से बना होता है? कैल्शियम पैक्टेज और मैग्नीशियम पैक्टेज। इसमें भी अमाउंट किसका ज्यादा होगा? कैल्शियम का। तभी जाके ये क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको ना, मतलब सीमेंटिंग दे रहा है, मतलब मजबूती प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? सीमेंटिंग का रूप भी देगा इसको। क्लियर है क्या? चलिए, तो अब आगे हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, अभी हम 1 मिनट में समझा देते हैं आपको कि होता क्या ये प्लाज्मोडेस्माटा। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपके प्लांट सेल का। किसका बच्चे लोगों? प्लांट सेल का। ये आपको एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट हैं वो है स्ट्रॉसबर्गर। कौन है बच्चे लोगों? स्ट्रॉसबर्गर। यही साइंटिस्ट है जिसने क्या दिया था? ये प्लाज्मोडेस्माटा नाम का जो टर्म है उसको दिया था। ठीक है, या प्रपोज किया था। ये नेम को प्रपोज करने वाले कौन थे? तो वो है स्ट्रॉसबर्गर, जो कि कब दिए थे? 1991 में, 1901 में, 1991 में। ये तो इस वक्त तो शायद मेंडल का रीडिस्कवरी हुआ था। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा टॉम स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था भाई 1991 में। अब होता क्या है ये सुन लीजिए कि क्या होता है ये। मान लेते हैं ना, ये हमारे पास कोई प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल है तो बाबू ओबियसली सेल वॉल होना है, और ये दूसरा प्लांट सेल है तो इसमें भी ओबियसली सेल वॉल होना है। तो ना यहाँ से यहाँ ना कनेक्शन बन जाता है इसमें, और सेल के इसका मटेरियल उसके थ्रू सेल वॉल के थ्रू ट्रांसफर होते रहता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। कहने का क्या मतलब है कि देखिए, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स, कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग मल्टी सेलुलर प्लांट सेल, मल्टी सेलुलर प्लांट सेल, मल्टी सेलुलर प्लांट सेल। क्या मतलब होगा यहां बच्चे लोगों? सुन लो। जैसे ना जो प्लांट के दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं जिसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लाज्मोडेस्माटा। ये स्ट्रॉसबर्गर ने इस नेम को प्रपोज किया था। दूसरा, कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग, आपस में पड़ोसी जो सेल होते हैं मल्टीसेलुलर प्लांट सेल, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है ना, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, अब हम लोग अब सेल वॉल के लास्ट टॉपिक, जिसका मतलब है, इसका नाम होगा कि मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में। चलिए, अपना टॉपिक है सेल वॉल के बारे में लास्ट टॉपिक, जिसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, क्या मतलब इसका फंक्शन है अभी देखते हैं हम लोग। बात तो मैंने बहुत बार कर लिया इसके बारे में, पर एक बार मैं एक समराइज करता हूँ, सबको एक लाइन मिलाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बात किया कि सेल वॉल क्या होता है बच्चे लोगों? नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है। तो ये क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा मैकेनिकल डैमेज से। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि, और ना ये मतलब क्या कहते हैं कि सबसे पहला लाइन जो इसको काम देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल नॉन लिविंग है, रिजिड है, तो ये ना आपको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। अगर कोई डैमेज होना है तो उससे प्रोटेक्शन करेगा कौन? मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा हमको ये वाला डैमेज। ठीक है, दूसरा कि प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, ये सेल को क्या करेगा? प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। ये एक सेल को क्या करेगा? मतलब शेप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तीसरा कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा, कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल, कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल, दो नेबरिंग सेल को, टू नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल, ये कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल कर देगा ये। क्लियर है क्या? चलिए,
तो ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और क्या बोलते हैं सेल टू सेल में इंटरेक्शन करने में भी हेल्प करेगा। और अगर हम देखें ना तो ये नॉन लिविंग है तो बैरियर का भी काम करता है, बैरियर बिटवीन अनडिजायरेबल सब्सटेंस, बैरियर टू अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस। क्या मतलब हुआ इसका कि ये ना आपके अनडिजायरेबल सब्सटेंस को भी रोकेगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपका सेल वॉल के बारे में जितने सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लेवल के लिए जरूरी था वो सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। ये अगर आप पढ़ते हैं तो आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको नीट की हर एक लाइन यहाँ पे आपको समझाया गया है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक, अब अगले लेक्चर में अपनी मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।